वन पीस वर्ल्ड की 7 मेजर बैटल्स में से एक बहुत बड़ी बैटल है मरीन फोर्ड की वॉर। मरीन फोर्ड की वॉर सिर्फ एक नॉर्मल वॉर नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। मरीन फोर्ड से पहले रॉजर की जो डेथ हुई थी, सबसे पहले दुनिया को उसमें झटका लगा था, क्योंकि रॉजर ने बोला था कि वन पीस, उसका खजाना, वो इसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है और वो सब कुछ इसी दुनिया में छोड़ के जा रहा है। रॉजर की इस एक सिंपल स्टेटमेंट से पूरी दुनिया में काफी सारे लोग पायरेट बनने के रास्ते पर निकल गए थे और सारे के सारे वन पीस को ढूंढने जा रहे थे। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो रॉजर की इस बात पर यकीन नहीं करते थे। उनको लगता था कि वन पीस नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फिर जब मरीन फोर्ड की बैटल हुई तो उसमें व्हाइट बियर्ड ने एक ऐसी चीज बोल दी जिसने उन बचे कुछ लोगों को भी ये यकीन दिला दिया कि भाई वन पीस सच में एग्जिस्ट करता है। और तब से शुरू हुआ असली में द ग्रेट पायरेट एरा। तुम लोग को अगर मरीन फोर्ड वार के बारे में नहीं पता तो इतना समझ लो कि मरीन फोर्ड वार वो लड़ाई है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर लूफी को पता चला था कि इस दुनिया में इस वक्त उसकी क्या औकात है। उसको रियलाइज हो गया था कि जिस लेवल पर वो अभी है उस लेवल पर उसका सपना पूरा करना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसी बैटल के अंदर दुनिया ने खोए थे 2 लेजेंडरी पायरेट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग मरीन फोर्ड वार के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में तुम लोग को पता चल जाएगा कि क्यों व्हाइट बियर्ड दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे टफेस्ट इंसान, क्यों उसके एनिमीज भी उसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन हम सिर्फ व्हाइट बियर्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरी मरीन फोर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसमें तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई क्यों इस वॉर को वन ऑफ द बेस्ट वॉर्स माना जाता है इन वन पीस। क्यों इस वॉर के अंदर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी कि मरीन्स को अपना बेस बदलना पड़ गया था। लड़ाई रोकने के लिए खुद एक ऐसे बंदे को आना पड़ा था जिससे कोई भी नहीं लड़ना चाहता। सबसे पहले तो इस वॉर की सेटिंग समझ लो। इस वॉर की शुरुआत हुई थी एस और ब्लैक बियर्ड की लड़ाई से। जब एस ब्लैक बियर्ड से लड़ाई करने गया था तब ब्लैक बियर्ड ने एस को हराकर उसको पकड़कर वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों सौंप दिया था और वर्ल्ड गवर्नमेंट से उसने कहा था कि लो भाई ये एस को पकड़ो तुम और बदले में मुझे एक वॉरलॉर्ड की पोजीशन दे दो। अब वॉरलॉर्ड वो समुद्री लुटेरे होते हैं जो डायरेक्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, जिनके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट पड़ी नहीं रहती, बल्कि गवर्नमेंट उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई देखो तुम्हारे काम में हम टांग नहीं अड़ाएंगे और जब हमें मदद होगी तो तुम बिना किसी सवाल के हमारी मदद करने आ जाओगे। तो जब वर्ल्ड गवर्नमेंट को एस मिला तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने उसका एग्जीक्यूशन रख दिया, क्योंकि वो दुनिया को बताना चाहते थे कि अगर तुम एक पायरेट हो और तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हो या फिर कोई भी क्राइम करते हो तो उसका क्या नतीजा होता है। सिंपली वो लोगों के सामने अपना दबदबा बनाना चाहते थे। लेकिन एस का एग्जीक्यूशन करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एस था व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का 2nd डिवीजन कमांडर और व्हाइट बियर्ड अपने सारे लोगों को अपना बेटा मानता था। तो सोच लो जो व्हाइट बियर्ड पायरेट में नंबर 3 पर है वो बंदा व्हाइट बियर्ड का कितना खास बेटा होगा। लेकिन ये बात वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर उनको एस का एग्जीक्यूशन करना है तो उन्हें व्हाइट बियर्ड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन व्हाइट बियर्ड अपना बेटा नहीं मरने देगा। उसको चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो मरीन फोर्ड में आएगा और अपना बेटा बचा कर लेके जाएगा। और यहीं से शुरुआत हुई वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल आर्क्स इन वन पीस की, जिसको हम कहते हैं द मरीन फोर्ड आर्क। मरीन फोर्ड की लड़ाई एक ऐसा दिन था जब समंदर खून से लाल हो गया था और नए युग की पहली लहर शैंक्स के साथ शुरू हुई थी। तो जब एस को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो सबसे पहले उन्होंने एस को रखा इम्पेल डाउन में, जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजन मानी जाती है। लेकिन जैसे ही लूफी को इस चीज के बारे में पता चला कि भाई एस को पकड़ लिया गया है और अब उसका लाइव एग्जीक्यूशन होने वाला है, तो वो अपने भाई को ऐसे कैसे छोड़ देता। वो चला गया एस को बचाने के लिए इम्पेल डाउन में और अकेले लूफी ने इम्पेल डाउन में इतना बुरा ब्रेकडाउन मचाया कि उसने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को वहां से आजाद करवा दिया। इम्पेल डाउन में टोटल 5 लेवल्स हुआ करते थे, जिनमें सबसे नीचे वाले यानी कि लेवल 5 में उन क्रिमिनल्स को रखा जाता था जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस माने जाते हैं। और इस लेवल 5 में था क्रोकोडाइल, जिनबे और खुद एस। लेकिन लूफी उससे पहले वहां पर पहुंचता यानी इम्पेल डाउन में। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एस को वहां से निकाल लिया और मरीन फोर्ड में लेके चले गए, जो कि इम्पेल डाउन से भी ज्यादा सुरक्षित जगह है क्योंकि वो हेडक्वार्टर्स है मरीन्स का। लेकिन जब लूफी वहां पर पहुंचा तो उसने काफी सारे कैदियों को रिहा करवा दिया था, जिनमें से क्रोकोडाइल और जिनबे भी थे। इसके साथ साथ उसने इवानकोव और बगी को भी आजाद करवा दिया था और कई सारे लोगों को लेकर वो जेल से बाहर निकल गया था। अब जब इसको मरीन फोर्ड में लाया गया तो मरीन फोर्ड में नेवी ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी थी। सबसे पहले तो व्हाइट बियर्ड को रोकने के लिए उन्होंने 1 लाख नेवी सोल्जर्स को मरीन फोर्ड में बुलवाया था। लेकिन व्हाइट बियर्ड को रोकना सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत इस लेवल पर है कि तुम नॉर्मल लोगों के साथ चाहे तुम 1 लाख ले आओ या 10 लाख, उसको नहीं रोक सकते। इसीलिए इसके ऊपर उन्होंने रखे 50+ वाइस एडमिरल्स। 50+ वाइस एडमिरल से भी जब उनको यकीन नहीं हुआ, तसल्ली नहीं मिली, तो उन्होंने रखे 7 वॉरलॉर्ड्स भी।
मतलब वो उस टाइम पर 7 नहीं थे, 6 थे। ये 6 वॉरलॉर्ड्स मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसे भयंकर पायरेट्स जो इतने खतरनाक होते हैं कि डायरेक्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। अब इन 6 पायरेट्स में भी जो सबसे ज्यादा थ्रेट देने वाले थे वो थे 3। सबसे पहले कुमा, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा फिजिकली एनहेंस्ड है बिकॉज ऑफ हिज बकानियर ब्लड, और ऊपर से वो एक चलती फिरती मिसाइल है। इसके बाद डोफी जो कि प्योरली एविल है भाई, उसके अंदर अच्छाई नाम की कोई चीज ही नहीं है, और स्ट्रॉन्ग भी काफी है क्योंकि अकेला बंदा जब पूरे किंगडम पर राज कर सकता है तो उसमें कोई बात तो होगी। और इन सबके ऊपर जो इंसान आ जाता है वो है दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन मीहॉक। मीहॉक एक ऐसा बंदा है जिसको लोग शैंक्स का राइवल भी मानते हैं। लेकिन 6 वॉरलॉर्ड्स को बुलाना भी नेवी को तसल्ली देने के लिए काफी नहीं था, इसीलिए उन्होंने तीनों के 3 एडमिरल्स को भी वहां पर बुला लिया। उनके साथ फ्लीट एडमिरल भी वहीं पर था। यानी अब नेवी के पास जो टोटल पावर थी वो थी नेवी के 1 लाख सोल्जर्स, 6 वॉरलॉर्ड्स, 50 प्लस वॉइस एडमिरल्स, इनके ऊपर एडमिरल और एक फ्लीट एडमिरल भी। अब एडमिरल्स कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। एक एडमिरल लिटरली एक टाउन को, एक पूरे के पूरे आइलैंड को खत्म करने की ताकत रखता है, और इनके ऊपर अपना फ्लीट एडमिरल जो कि पूरी की पूरी फ्लीट को, इन सारे लोगों को संभाल रहा था और ऑर्डर्स दे रहा था, सेंगोकू। लेकिन इतने सारे लोगों में अब भी एक बंदा ऐसा था नेवी के ही अंडर में जो अपने सिर्फ एक घुसंड में ही पूरे के पूरे मरीन फोर्ट को हिला सकता था, और वो था गार्प। गार्प वैसे कहने को तो एक वाइस एडमिरल था, लेकिन उसकी पावर सेंगोकू के लेवल पर थी। वो तीनों एडमिरल से भी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इस पूरी बैटल के अंदर गार्प का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, और ना ही सेंगोकू का है। गार्प का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि वो एस को अपना पोता मानता था, और एस को बचपन से लेकर अब तक उसी ने पाला था। इसीलिए वो ना तो नेवी के बीच में आ सकता था और ना ही एस को बचाने आ सकता था। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो बस बैठेगा, देखेगा और जो हो रहा है उसको होने देगा, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती भी थी। और सेंगोकू का रोल इसलिए बड़ा नहीं था, वो मैं अगर तुम्हें अभी बता दूंगा तो मजा खराब हो जाएगा, इसलिए वीडियो में आगे पता चल जाएगा तुम्हें। अभी इतनी ताकत थी हमारी नेवी के पास, और इनके सामने खड़ा था एक 85 साल का बूढ़ा पायरेट जिसको एक अननोन डिसीज भी थी, और वो कुछ दिनों में अपने आप ही मर जाता अपनी बीमारी की वजह से। लेकिन फिर भी वो 85 साल का बूढ़ा वहां पर आया। 1 लाख सोल्जर्स, वाइस एडमिरल्स, एडमिरल्स, फ्लीट एडमिरल, सेंगोकू, गार्ब और 6 वॉरलॉर्ड्स के सामने आकर खड़ा हुआ और उन सबसे कहा कि मेरा बेटा मुझे वापस दो, नहीं तो लड़ाई करो। और वो 85 साल का बूढ़ा, बीमार बूढ़ा, वही था व्हाइट बियर्ड, एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनकर खुद डर भी डर जाता है। अब ऑब्वियसली व्हाइट बियर्ड यहाँ पर अकेला तो आया नहीं था, उसका पूरा का पूरा क्रू आया था, और साथ में उसकी जितनी भी एलाइज थे वो सारे के सारे साथ आए थे। ले देगा तुम लोग ये लगा लो कि व्हाइट बियर्ड के पास एटलीस्ट 2000 लोग तो होंगे ही, जहां तक मुझे याद है तो 2000 होंगे बस। लेकिन उसके लोग भी कमजोर नहीं थे, अच्छे खासे लेवल के लोग थे उसके पास भी। अब ये तो हो गई पूरी बार की सेटिंग। इसके बाद जब लड़ाई शुरू हुई तो इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी वो कि पूरा का पूरा मरीन फोर्ट तबाह हो गया था, और इस तबाही के बाद जो मरीन्स को अपना हेडक्वार्टर्स था वो अलग बनाना पड़ा था। अब मैं वार की बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे किसने किससे लड़ाई करी, किसने किसको मारा, कैसे मारा, नहीं वो सब अगर तुम लोग को जानना है तो तुम लोग या तो एनिमे देख लो या फिर मांगा पढ़ लो। मैं तुम्हें मेजर इवेंट्स बता देता हूँ। जब इनकी लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले व्हाइट बियर्ड ने अपनी पावर्स का यूज करना शुरू किया, जिससे उसने पूरा का पूरा समुद्र हिला दिया। लेकिन जैसे ही उसने समुद्र को कंट्रोल करना शुरू किया, वहीं आओकी ने आकर पूरे के पूरे समुद्र को फ्रीज कर दिया, और फिर इन लोगों की फेस टू फेस बैटल चालू हो गई। मरीन वालों ने व्हाइट बियर्ड्स पायरेट्स को मारा, पायरेट्स ने मरीन्स को मारा, और बस ऐसे ये लोग लड़ते रहे। और इसी पूरी बैटल के बीच में आसमान से कुछ लोग आकर गिरे एक बड़ी सी शिप के साथ, और ये लोग थे लूफी की टीम। लूफी के मरीन फोर्ट में पहुंचने से पहले ऑलमोस्ट आधी डिस्ट्रक्शन तो हो ही चुकी थी, लेकिन एस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। एस वहीं पर बैठा हुआ था जहां पर उसकी एग्जीक्यूशन साइट थी, और लूफी के एंटर करते ही चीजें काफी ज्यादा इंटेंस होनी शुरू हो गई, क्योंकि लूफी अकेला तो आया नहीं था ऑब्वियसली। लूफी के साथ थे इवानकोव, क्रोकोडाइल और जिनबे, और हाँ उनके साथ बगी भी था, लेकिन बगी का तो अपना अलग ही रोड़ा चल रहा था, उसके बारे में भूल जाओ अभी तुम। लूफी के मरीन फोर्ट में एंटर करते ही उसने काफी सारी चीजें करी, और उनमें से सबसे बड़ी और सबसे मेमोरेबल चीज ये थी कि वो अकेला तीनों एडमिरल्स के अगेंस्ट चला गया उनसे लड़ाई करने के लिए। लेकिन फाइनली काफी कुछ ले देकर, काफी स्ट्रगल करने के बाद और काफी जुगाड़ लगाने के बाद लूफी सक्सेसफुल हो गया एस को छुड़ाने में। और यही वो मोमेंट था जब हम सबको लगा कि अब सब चीजें ठीक हो जाएंगी और ये लोग सब लोग यहाँ से जिंदा वापस निकल जाएंगे। लेकिन यही वो मोमेंट भी बन गया जब ओडा सेंसे ने हम सबको गलत साबित कर दिया। लूफी ने एस को आजाद तो करवा लिया था, और अब वो एस के साथ मिलकर ही लड़ाई कर रहा था। इन्होंने साथ में थोड़ी बहुत लड़ाई करी, लेकिन एंड में जाकर लूफी के हाथ से एस का वीवरा कार्ड छूट गया और वो उसे लेने के लिए जा ही रहा था, और इसी मौके का फायदा उठाया अकाइनु ने। अकाइनु लूफी के सामने आ गया और अपना मैग्मा पंच बनाकर उसने लूफी के ऊपर एम किया, लेकिन लूफी की जान बचाने के लिए एस बीच में आ गया। एस ने अपनी जान दे दी ताकि लूफी बच सके। इस टाइम तक ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा व्हाइट बियर्ड पायरेट्स एग्जॉस्ट हो चुके थे, उनमें लड़ने के लिए ताकत नहीं बची थी, और ऊपर से उनका जो मेन गोल था एस को बचाना, वो भी अब उनके हाथों से जा चुका था, क्योंकि एस उन सब की आंखों के सामने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लूफी की आंखों के सामने उसी को बचाने के लिए मारा गया था। और यही वो पॉइंट था जिसने गार्प को भी ट्रिगर कर दिया था।
जिस मोमेंट पर अकाइनू ने एस को मारा उस मोमेंट पर गार्प खड़ा हो गया था और वो अकाइनू की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा था। और सेंगोकू अच्छी तरह से जानता था कि अगर गार्प अकाइनू के सामने आ गया तो आज अकाइनू जिंदा नहीं बच सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। इसीलिए पूरी मरीन फोर्ड वॉर में सेंगोकू ने सिर्फ एक ही काम किया और वो था गार्प को होल्ड करने का। जिस मोमेंट पर उसने गार्प को रोका तो गार्प ने भी उससे ये कहा था कि या तो मुझे तू रोक ले, नहीं तो अकाइनू को मारने से आज कोई भी नहीं रोक पाएगा मुझे। इस टाइम तक मरीन फोर्ड की बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी क्योंकि व्हाइट बियर्ड्स को उसके खुद के लोगों ने धोखा दे दिया था। उसको काफी ज्यादा चोटें आई हुई थी, वो काफी ज्यादा जख्मी था और ऊपर से व्हाइट बियर्ड के जो करीबी लोग थे जो उसके साथ लड़ रहे थे अभी भी, वो एग्जॉस्ट हो चुके थे और उन्होंने एस को भी खो दिया था, तो मेंटली भी वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। और लूफी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि एस को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब वही हुआ था, वो अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका था और अब उसको कुछ भी याद नहीं रहा कि बैटल में उसके बाद आखिर हुआ क्या था। और इसके आगे जो व्हाइट बियर्ड का रेज शुरू हुआ, उसने अकाइनू को बहुत बुरी तरीके से मारा। लेकिन व्हाइट बियर्ड एक चीज समझ गया था कि एस अब इनके हाथों से जा चुका है और वो वापस नहीं आने वाला। इसीलिए उसने अपने सारे लोगों को ऑर्डर दिया कि जितने भी लोग लड़ने की हालत में हैं वो अपनी सारी जी जान लगा दो और लूफी को बचाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, एस का भाई मरना नहीं चाहिए। लेकिन व्हाइट बियर्ड से बचते बचाते अकाइनू ने फिर भी कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लिया लूफी को मारने का, क्योंकि वो पूरी तरह से अब लग चुका था कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो लूफी को मारना ही मारना है। और अब व्हाइट बियर्ड की पूरी फोर्सेस लूफी को बचाने के चक्कर में थी। इसी बीच में काफी सारी चीजें हुई जिसमें से जिम्बे ने लूफी को बचाने के लिए अपने ऊपर एक मैग्मा पंच खाया। क्रोकोडाइल ने खुद बीच में आकर अकाइनू तक से लड़ाई कर ली ताकि लूफी जिंदा रह सके। और इसी बीच में वहां पर एंट्री हुई ब्लैक बियर्ड की अपने नए क्रियो के साथ, वही ब्लैक बियर्ड जिसने एस को पकड़कर वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों सौंप दिया था। वो बैटलफील्ड में आया और उसने बैटलफील्ड में आते ही व्हाइट बियर्ड को मार के उसका फ्रूट चुरा लिया, मतलब उसका डेविल फ्रूट। लेकिन व्हाइट बियर्ड को मारने में सबसे बड़ा हाथ ब्लैक बियर्ड का नहीं था। व्हाइट बियर्ड की डेथ जिस वजह से हुई वो अगर मैं तुम लोग को बता दूं तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इस मरीन फोर्ड बैटल के अंदर व्हाइट बियर्ड के साथ जो हुआ वो सुनकर तुम लोग लिटरली इस चीज को एडमिट कर लोगे कि यस, व्हाइट बियर्ड इज द टफेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। इस बैटल के अंदर व्हाइट बियर्ड को 562 गन शॉट्स लगे थे, 267 स्वॉर्ड स्लैशेस लगे थे, इसके ऊपर 46 कैनन शॉट्स लगे थे और इसके भी ऊपर अकाइनू ने 2 बार मैग्मा पंचेस मारे थे व्हाइट बियर्ड के ऊपर। और इन दोनों में से भी जो दूसरा मैग्मा पंच था वो लिटरली व्हाइट बियर्ड के चेहरे के इतने हिस्से पर लगा था और इस मैग्मा पंच ने व्हाइट बियर्ड का इतना पूरा का पूरा हिस्सा मेल्ट कर दिया था। जितने लोगों ने एनिमे देखी है उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मांगा के अंदर लिटरली उसका इतना पूरा का पूरा स्कल, फ्लैश, बोन्स सब कुछ पिघल चुके थे, लेकिन वो इंसान फिर भी वहां पर खड़ा था, वो गिरा नहीं था। उस पॉइंट पर भी जब उसका आधा चेहरा लिटरली मेल्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो तब भी लड़ रहा था। और इसी चीज ने व्हाइट बियर्ड को बनाया टफेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। और अपने मरते हुए लास्ट मोमेंट्स पर उसने पूरी दुनिया को बताया कि वन पीस सच में एग्जिस्ट करती है। वन पीस कोई मिथ नहीं है, वन पीस कोई झूठ नहीं है, वो सच में एक खजाना है जो इस दुनिया में कहीं छुपा हुआ है। और उसकी ये बातें सुनकर पूरी दुनिया भाग गई वन पीस खजाने को ढूंढने। लेकिन मरीन फोर्ड में अब भी मरीन्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स ऑलरेडी हार चुके थे, उन्होंने एस को खो दिया था, उनका कैप्टन व्हाइट बियर्ड मर चुका था। लेकिन फिर भी मरीन्स के मन में ये था कि हम एक भी व्हाइट बियर्ड के साथ जुड़े हुए लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने सबको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। और इसी बीच बैटल में एंट्री हुई शैंक्स की। शैंक्स ने बैटलफील्ड में कदम रखा और उसके कदम रखते ही ताकतवर से ताकतवर इंसान भी अपना मुंह मोड़कर वापस चला गया। मीहॉक जो दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज है, शैंक्स को देखते ही वो वापस मुड़ गया और उसने नेवी से कहा कि मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था व्हाइट बियर्ड से लड़ाई करने का, शैंक्स से लड़ाई करने का नहीं। ब्लैक बियर्ड पायरेट्स भी उसको देखते ही तुरंत वहां से चले गए क्योंकि उन्हें पता था कि अभी टाइम नहीं आया है, अभी वो इतने कैपेबल नहीं है कि भाई शैंक्स से डायरेक्ट लड़ाई ले सके। और फ्लीट एडमिरल सेंगोकू जो नेवी का सबसे बड़ा ऑफिसर था, उसने भी खुद ये बात बोल दी कि अगर शैंक्स इस बैटल में आ चुका है तो अब इस बैटल को रोक देने में ही भलाई है, क्योंकि शैंक्स उससे लड़ने के कैपेबल कोई भी नहीं है अभी इस वक्त। सेंगोकू ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया था कि आगे वर्ल्ड गवर्नमेंट से जो भी बात होगी, मतलब उसके ऊपर जो हाईएस्ट अथॉरिटीज बैठी हैं, उनसे वो खुद निपट लेगा और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको वो खुद ही झेल लेगा। लेकिन अब इस बैटल को यहीं पर रोक देना समझदारी होगी, क्योंकि शैंक्स ने बैटलफील्ड में आते ये कह दिया था कि अगर अब भी कोई ऐसा इंसान है जो लड़ना चाहता है तो चलो शुरू हो जाओ, हमसे लड़ो, हम तैयार हैं। इतना सब कुछ हुआ था मरीन फोर्ड बैटल में और तब जाकर शैंक्स की एंट्री की वजह से ये वॉर रोकी गई थी। शैंक्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट से कहकर एस और व्हाइट बियर्ड दोनों की बॉडीज उनके क्रू को वापस दिलवाई ताकि वो उनका प्रॉपर फ्यूनरल कर सकें। और तब जाकर वन पीस की वन ऑफ द बेस्ट आर्क खत्म हुई, जिसको कहते हैं द मरीन फोर्ड आर्क। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से कि मरीन फोर्ड में एंटर करते ही
वो कौन सा इंसान था जिसको शैंक्स ने सबसे पहले बचाया था? तुम लोगों को अगर इसका जवाब पता है तो कमेंट करके बता दो। और बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और चाहिए या फिर ऐसे किसी और इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए रात बहुत हो गई, जाओ तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ।